अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हम करने वाले हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी या फिर बी लिम्फोसाइट एडॉप्टिव इम्यूनिटी। लास्ट वाला लेक्चर जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पे बेस्ड था, उसमें हमने क्या किया था? उसमें अगर हम याद करें तो शुरू में हमने कहा कि जब एक बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर आता है और वहां पर वो अपनी कॉपियां बनाना शुरू कर देता है तो हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम ऑन हो जाता है और ऑन होने के बाद सबसे पहले उस पर न्यूट्रोफिल्स एक्ट करते हैं, फिर मैक्रोफेजेस एक्ट करते हैं। तो वहां पे अगर याद हो तो न्यूट्रोफिल्स को हमने देख लिया था कि कैसे उसने बैक्टीरिया को इनगल्फ किया और इनगल्फ करने के बाद उस पर अपने ग्रेन्यूल्स, अपने एंजाइम यूज किए, उनको रिलीज किए और उस बैक्टीरिया को उसने मार दिया था। जबकि बैक्टीरिया के अंदर मौजूद एंटीजेंस, क्योंकि न्यूट्रोफिल बस्ट हो गया था, मर गया था, तो वो एंटीजन इंटरस्टिशियल फ्लूइड में शिफ्ट हो गए थे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चले गए थे उस सेल से निकलकर, और यहीं पे आके हमने वो लेक्चर वहीं पे छोड़ दिया। उसके बाद हमने देखा मैक्रोफेजेस का कि मैक्रोफेजेस भी वैसे ही काम कर रहे थे जैसे न्यूट्रोफिल्स काम कर रहे थे। मैक्रोफेज ने भी एक बैक्टीरिया को इनगल्फ किया स्लोली, उसके बाद उस पे अपना काम किया, उसको मारा, फिर उसके एंटीजेंस के खिलाफ प्रॉपर एक मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास 2 बनाकर उसके बाद उस एंटीजन को उसने प्रेजेंट करना शुरू कर दिया और खुद गया लिम्फ नोड में टी सेल्स के पास और टी सेल्स की सिलेक्शन हुई। उसके बाद टी सेल प्रोलिफरेशन हुई और वो बैक्टीरिया के खिलाफ उन्होंने साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बना लिए थे और मेमोरी सेल्स भी बन गए थे। ये तो था पिछले लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करेंगे वहां से कि जब वो न्यूट्रोफिल्स ने एंटीजेंस को बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में फेंक दिया तो क्या हुआ। ठीक है, तो इसके लिए सेम उसी लिम्फ नोड पे आते हैं। लिम्फ नोड में सिर्फ और सिर्फ टी सेल्स नहीं होते बल्कि वो लिम्फोसाइट का घर है, तो उसमें बी सेल लिम्फोसाइट्स भी होते हैं। कौन से वाले? बी सेल लिम्फोसाइट्स। इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये कौन से लिम्फोसाइट्स हैं जिनका नाम अगर देखा जाए तो ये सबसे पहले बर्ड्स में डिस्कवर हुआ था। उनका एक ऑर्गन है बर्सा ऑफ फैब्रेशिया या फिर बर्सा ऑफ फैब्रिकस, वहां पे ये जो है ना वो डिस्कवर हुए ये वाले सेल्स, तो इसकी वजह से उसको बी सेल्स बोलते हैं। और बर्सा फैब्रिकस के इक्विवेलेंट हमारे अंदर जो ऑर्गन है उसको बोन मैरो बोलते हैं, जहां पर ये बनते और मेच्योर होते हैं। और ये क्या है? हमारे पास लिम्फोसाइट्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, तो इसकी वजह से इनको बी सेल्स कहा जाता है या फिर बी लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, बर्ड्स वाला वो नाम क्या है? बर्सा ऑफ फैब्रिकस या फिर बर्सा ऑफ फैब्रिशिया, दोनों नाम जो है उसके लिहाज से तुम इनको प्रोनाउंस कर सकते हो। तो वहां से फिर बी सेल्स का चला, तो उसी लिम्फ नोड में जहां पे ये सारा काम हुआ था, ये जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हो गई थी, वहीं पे हमारे पास बी सेल भी पड़े हैं। तो वो बी सेल मैं यहां पे बना लेता हूं ऐसे। हमारे पास बिलफर्ज ये बी सेल्स पड़े हुए हैं, ये भी हमारे पास एक बी सेल है, ये भी हमारे पास एक बी सेल है, ये भी हमारे पास एक बी सेल है और ये भी हमारे पास एक बी सेल है। अब एक दोबारा से फिर से एक कुदरत का कारनामा अपने जहन में लाओ। जैसे हम टी सेल्स के बारे में बात की थी कि देयर आर मिलियंस ऑफ एंटीजेंस आउटसाइड इन द एनवायरनमेंट, बट नेचर ने क्या किया कि हर एंटीजन के खिलाफ हमारे बॉडी के अंदर ऐसे बी सेल्स हैं कि वो किसी ना किसी एंटीजन को रिसीव करेंगे, उनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास मिलियंस ऑफ बी सेल्स हैं और उनमें से हर एक सेल के पास एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो है वो अपने सरफेस पे लगी होगी। हर जैसे मतलब कई सारे बंदे हैं, या बिलफर्ज तुम लोग किसी इंडस्ट्रियल स्टेट में चले जाते हो जहां पे कारखाने ही कारखाने हैं, तो वहां पे कारखानों का स्ट्रक्चर सब कुछ सेम है, लेकिन हर कारखाने ने अपने बाहर बोर्ड पे लिखा होता है कि मैं जूता बनाता हूं, मैं सैंडल बनाता हूं, मैं बिस्किट बनाता हूं। ये सारे अपने ने वो जो चीज है वो लेबल की होती है कि मैं ये चीजें प्रिपेयर कर सकता हूं। तो इसी तरीके से डिफरेंट मिलियंस ऑफ बी सेल्स हैं और हर बी सेल के ऊपर एक खास एंटीजन के खिलाफ एक खास एंटीबॉडी बनाने की सलाहियत होती है। जैसे कि हमारे पास ये बी सेल है, इसको मैं B1 कह देता हूं, ये B2 है, ये B3 है और ये वाला B4 है।
ये जो B1 सेल है इसने अपने ऊपर एक एंटीबॉडी को शो किया हुआ होता है, जिसका मतलब क्या है कि अगर मुझे सेलेक्ट करेगा तो मैं ये वाली एंटीबॉडी बना सकता हूं, मैं ये वाली एंटीबॉडी बना सकता हूं। इसको इसी तरह B2 जो है, B2 ने अपने ऊपर एक और तरह की एंटीबॉडी जो किसी और एंटीजन के खिलाफ काम करेगी वो उसने शो की होगी, जिसका मतलब क्या होगा कि मैं इस तरह की एंटीबॉडी बना सकता हूं। इसी तरह एक और हमारे पास B सेल है, उसने एक और शो की होगी कि मैं ये वाली एंटीबॉडी जो है वो बना सकता हूं। और इसी तरीके से एक और है हमारे पास, और उसका ये कहेगा कि मैं ये वाली एंटीबॉडी बना सकता हूं। ये लिम्फ नोड के अंदर B सेल्स हैं, डिफरेंट फैक्ट्रियां हैं, जिसमें B1 कहता है कि मैं काली वाली एंटीबॉडी बना सकता हूं, B2 कहता है मैं लाल वाली एंटीबॉडी बना सकता हूं, B3 कहता है मैं ग्रीन वाली एंटीबॉडी बना सकता हूं, और B4 कहता है कि मैं भाई ब्लू वाली एंटीबॉडी बना सकता हूं। ये चीजें ये एक्सप्रेस की हुई है। तो इस एंटीबॉडी को याद रखना, क्या बोलते हैं, इस एंटीबॉडी को बोलते हैं, ये जो B सेल्स ने आम हालात में अपने सरफेस के ऊपर शो की हुई होती है, इसको बोलते हैं सरफेस इम्यूनोग्लोबिन्स, सरफेस इम्यूनोग्लोबिन्स। ठीक हो गया। जो एंटीबॉडी आम हालात में जब लिम्फ नोड में B सेल पड़े हुए हैं, उन्होंने अपने सरफेस पे शो की होती है कि मैं इस टाइप की एंटीबॉडी बना सकता हूं, मैं इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना सकता हूं, उसको बोलते हैं सरफेस इम्यूनोग्लोबिन्स। और ये दो क्लासेस हैं सरफेस इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडीज की, एक IgM और एक IgD। ये दो क्लासेस, वैसे एंटीबॉडीज की 5 क्लासेस है, वो जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज देखेंगे तो वहां पे सीख लेंगे। लेकिन ये जो हमारे पास सरफेस इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, ग्लोब्युलिन्स हैं, ये हमारे पास क्या है, या तो IgM से ताल्लुक रखेंगी या IgD क्लास से ताल्लुक रखेंगी, और ये इन B सेल्स ने अपने सरफेस के ऊपर शो किए हुए हैं। ये लिम्फ नोड में ये चीजें पड़ी है, लिम्फ नोड में। अब बिलफर्ज वो जो न्यूट्रोफिल ने फ्री एंटीजेंस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में फेंक दिए थे, तो वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ड्रेन होते होते लिम्फ नोड के पास आ जाते हैं। किसके पास आ जाते हैं, लिम्फ नोड के पास आते हैं वो वाले एंटीजन। जैसे यहां पे हमने ये वाला एंटीजन कंसीडर किया था, तो इसको मैक्रोफेज खुद लाया था, इसको मैक्रोफेज खुद लाया था T सेल के पास। लेकिन यहां पर एंटीजन लिम्फेटिक सिस्टम से होते होते किसी लिम्फ नोड में आ जाते हैं, ये लिम्फेटिक ऑर्गन में आ जाते हैं, जहां पे T सेल और B सेल सारे पड़े हुए हैं। तो वो जो फ्री एंटीजन है वो इन मिलियंस ऑफ B सेल्स में हर एक के साथ इंटरेक्ट करते हैं कि किस जो हमारे पास एंटीबॉडी कंटेनिंग B सेल है उसके साथ ये फिट बैठेगा। जैसे वो एंटीजन है, वो एंटीजन मैं कहता हूं कि लाल कलर का है। किसका है, वो जो ये एंटीजन था वो हमारे पास इस तरीके से लाल कलर का था। ये एंटीजन हमारे पास आ रहा है लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू, लिम्फ के थ्रू आ रहा है और किसी लिम्फ नोड पे पहुंच आया। लिम्फ नोड पर पहुंचने के बाद वो अगर B1 के पास आता है, तो खुद देखो ये ब्लैक के साथ फिट नहीं हो रहा, तो B1 का कोई काम नहीं होगा। ये अगर ग्रीन वाले के पास आता है तो वहां पर भी फिट नहीं हो रहा, वहां B3 का भी कोई काम नहीं है। ब्लू B4 के पास आता है, वहां पर भी फिट नहीं हो रहा, तो इधर भी इसका कोई काम नहीं है। लेकिन यही एंटीजन जब हमारे पास B2 वाला जो सेल है वहां पे आएगा, ये यहां पे जब आता है, तो अब दोनों रेड हैं, ये दोनों मैच कर गए एक दूसरे के साथ, तो हमारे पास ये वाला जो B सेल है ये हो जाएगा एक्टिवेट। ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट। बाकी कोई भी एक्टिवेट नहीं हो रहे, लेकिन B3 जो सेल है, क्योंकि उसके एंटीबॉडी के ऊपर एक एंटीजन आके फिक्स हो गया है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला अब हो जाएगा एक्टिवेट। ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा हमारे पास ये वाला सेल। जब ये वाला सेल एक्टिवेट होगा, क्योंकि इसके साथ एंटीजन जुड़ गया है, तो अब इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्लोनल सिलेक्शन, क्योंकि B सेल सेलेक्ट हो चुका है। यहां पे एंटीबॉडी जो इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना सकते हैं वो ये वाला B सेल है। वो क्या है, ये वाला B सेल है। और अगर हम गौर से देखें तो यहां एंटीजन के जुड़ने के लिए B सेल को ना तो MHC2 क्लास की जरूरत थी, किसकी जरूरत थी, ना तो MHC2 क्लास की जरूरत थी, ना इस बात की जरूरत थी कि कोई मैक्रोफेज उसको उठा के ले आए।
वो अगर उसको फ्री एंटीजन भी मिलता है तो वो उसके साथ बाइंड कर सकता है। टी सेल की केस में फ्री एंटीजन के साथ टी सेल बाइंड नहीं करता। टी सेल के साथ बाइंडिंग के लिए जरूरी है कि मैक्रोफेज या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कोई भी हो वो उठा के एक एंटीजन को ले आए और टी सेल के सामने प्रेजेंट करे, जबकि बी सेल फ्री एंटीजन को भी उठा सकता है और इसी तरीके से बाउंड एंटीजन को भी उठा सकता है। ये बात जरूरी नहीं कि वो सिर्फ फ्री को उठाता है, वो इनको भी उठा सकते हैं। अगर कोई मैक्रोफेज या डेंड्राइटिक सेल किसी एंटीजन को ला रहा है और वो बी सेल के आगे प्रेजेंट कर दे तो उसके साथ भी ये बाइंड बना सकता है, लेकिन MHC2 का इसमें कोई लेना देना नहीं है, इन रिसेप्टर्स का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये बी सेल हमारे पास एक्टिवेट हो चुका है। ये क्या हो गया है? एक्टिवेट हो चुका है। यहां पे ये एंटीजन आ चुका था और यहां पे एंटीजन और बी सेल कॉम्प्लेक्स बन चुका है। इसको आप क्या बोलेंगे? एंटीजन बी सेल कॉम्प्लेक्स, एंटीजन बी सेल कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स बन गया। तो जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है, एक और बात याद रखना कि जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है उसके लिए मस्ट है कि एंटीजन आपका पेप्टाइड होना चाहिए, मतलब प्रोटीनिक होना चाहिए। सेल मीडिएटेड के लिए एंटीजन का पेप्टाइड होना लाजमी है। यहां पे पेप्टाइड एंटीजन का होना लाजमी है, प्रोटीनिक एंटीजन का होना लाजमी है। जबकि बी सेल्स के केस में या एंटीबॉडी के केस में वो पेप्टाइड को भी उठाएगा एंटीजन को, वो कार्बोहाइड्रेट को भी उठाएगा, वो किसी न्यूक्लिक एसिड को भी उठाएगा, वो किसी लिपिड एंटीजन को भी उठाएगा, वो सारों को उठा सकता है। जबकि टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है या सेल बॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड जो एंटीजन है उसको उठाएगा। ये बात जरूरी थी, ये भी याद होनी चाहिए। अभी आते हैं हम आगे इसकी तरफ बढ़ते हैं कि जब ये एंटीजन इस सरफेस इम्यूनोग्लोबिन के साथ जुड़ा तो इसकी वजह से, इस सेल को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, यहां पे ये हमारे पास सेल था, इसके ऊपर ये एक एंटीबॉडी और इसके ऊपर एंटीजन आके जुड़ा हुआ है। तो इसकी वजह से इस बी सेल के हमारे पास न्यूक्लियस में क्या है? न्यूक्लियस को एक सिग्नल मिलता है। क्या मिलता है? सिग्नल मिलता है। ये सिग्नल मिलने के बाद क्या होता है? ठीक है, ये सिग्नल मिलता है लेकिन इस सिग्नल से कुछ खास काम नहीं होता, इस सिग्नल से कुछ खास काम नहीं होता इसी दौरान, क्योंकि जो मैक्रोफेज भी किसी एंटीजन को टी सेल के पास लाया था। किसके पास लाया था? टी सेल के पास लाया था। तो उसका जो न्यूक्लियस था उसमें कुछ जीन्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ जीन्स हैं, वो एक किस्म का हमारे पास शो करते हैं, एक प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। ये वाला एक प्रोडक्ट है जो कि वो रिलीज करते हैं और ये प्रोडक्ट जाके इस बी सेल के ऊपर कुछ रिसेप्टर बन जाता है, एक इस बी सेल के ऊपर जाके जुड़ जाता है। कहां से आया? टी सेल ने उसको रिलीज किया और वो जाके इस बी सेल को, जो सिलेक्टेड बी सेल था, उसके रिसेप्टर्स पे जाके जुड़ गया। और ये रिसेप्टर्स कब बने? ये रिसेप्टर तब बने जब एंटीजन उस एंटीबॉडी, बी सेल के एंटीबॉडी के साथ जुड़ा, तो उसकी वजह से इस हमारे पास न्यूक्लियस को, बी सेल के न्यूक्लियस को एक सिग्नल हुआ और उस सिग्नल की वजह से इस न्यूक्लियस ने पैगाम दिया कि यहां पे सरफेस पर क्या करना शुरू कर दो, इस तरह के रिसेप्टर शो करना शुरू कर दो। तो इस तरीके से इस बी सेल के सरफेस के ऊपर रिसेप्टर्स शो होना शुरू हो जाते हैं। और ये सिर्फ ये वाला टी सेल नहीं था, ये जो बाकी टी सेल्स प्लोरिफिलेशन के दौरान हुए थे, मतलब ये टी सेल भी भेजेगा, 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 सारे इसी तरीके के रिस्पॉन्स जो है वो भेजेंगे और वो यहां पे आके जुड़ते चले जाएंगे। यहां पे आके क्या होते चले जाएंगे? जुड़ते चले जाएंगे। तो जब ये रिस्पॉन्स शो होता है, ये रिस्पॉन्स अब देखो, और से देखो, इस रिस्पॉन्स को क्या बोलेंगे? इस रिस्पॉन्स को बोलेंगे बी सेल ग्रोथ फैक्टर। बी सेल ग्रोथ फैक्टर, ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को क्या बोलेंगे? बी सेल ग्रोथ फैक्टर। या फिर इसका एक और नाम है, क्योंकि एक लिम्फोसाइट ये भी है, एक लिम्फोसाइट बी सेल भी है, मतलब टी सेल भी लिम्फोसाइट है, बी सेल भी लिम्फोसाइट है, तो इनके दरमियान केमिकल एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इसको बोलेंगे इंटरल्यूकन 4, क्योंकि ये दो ल्यूकोसाइट्स के दरमियान है, एक ल्यूकोसाइट ये है, एक ल्यूकोसाइट ये है, तो इनके दरमियान ये क्या हुआ? इंटरल्यूकन 4। यहां पे जो था वो इंटरल्यूकन 2 था, यहां पे जो था इंटरल्यूकन 1 था सेल मीडिएटेड में,
जिसको मैक्रोफेज रिलीज कर रहा था, इंटरल्यूकन 2 को टी सेल रिलीज कर रहा है, इसी तरह इंटरल्यूकन 4 को भी टी सेल रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये वाला जो बी सेल है अब ये ग्रो करना शुरू कर देगा। ये क्या करना शुरू कर देगा? ग्रो। जब इस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से या इस हेल्पर टी सेल टाइप 2 से हमारे पास एक रिस्पांस आएगा बी सेल के पास, बी सेल के रिसेप्टर्स पे वो रिस्पांस आएगा। इन रिसेप्टर्स को क्या बोलेंगे? IL-4 रिसेप्टर्स। क्या बोलेंगे? इंटरल्यूकन 4 रिसेप्टर्स या फिर बी सेल ग्रोथ फैक्टर इसको बोलेंगे। तो इससे हमारे पास एक सिग्नल जो है वो हम इस बी सेल के न्यूक्लियस को मिलेगा, और वो सिग्नल क्या होगा कि भाई तुम एक रैपिडली माइटोटिक क्या कर दो, माइटोटिक सिग्नल मिलेगा कि तुम डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दो, माइटोसिस स्टार्ट कर दो, खुद की बहुत सारी कापियां बनाना शुरू कर दो। तो ये हमारे पास बी सेल क्या करेगा? ये अपनी बहुत सारी कापियां बनाना शुरू कर देगा, जिसको हम बोलेंगे बी सेल प्रोलिफरेशन। जिसको क्या बोलेंगे? बी सेल प्रोलिफरेशन। और ये बी सेल प्रोलिफरेशन जब अपनी कापियां बनाएगा तो इसके ऊपर फिर से कुछ रिसेप्टर जो है वो शो होना शुरू हो जाएंगे, शो होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे कुछ रिसेप्टर्स इन बी सेल्स जो कि प्रोलिफरेटेड बी सेल्स हैं, उन पे कुछ रिसेप्टर शो हो जाएंगे। तो जब रिसेप्टर शो होंगे तो दोबारा से ये वाला टी सेल एक और किस्म का हमारे पास लिम्फोकाइन रिलीज करेगा, इसको लिम्फोकाइन बोलेंगे। ये जो चीज इंटरल्यूकन हो गया या जो बीसी ग्रोथ फैक्टर हो गया, तो ये एक और हमारे पास लिम्फोकाइन रिलीज करेगा इस तरीके से, और वो लिम्फोकाइन आके इन रिसेप्टर्स पे जुड़ेगा। ये जो प्रोलिफरेटेड बी सेल्स थे इन पे आके वो जुड़ना शुरू कर देंगे। ये सारे उसको ऐसे रिलीज करेंगे, ये सारे रिलीज करेंगे, और हर बी सेल जो प्रोलिफरेटेड था, जो बी सेल की कॉपी थी, उस पे हमारे पास ये फैक्टर, ये लिम्फोकाइन जुड़ गया है। ये लिम्फोकाइन क्या हो गया? जुड़ गया। तो इस लिम्फोकाइन को हम बोलेंगे, क्योंकि अब ये दोबारा से एक ल्यूकोसाइट ये है, एक ल्यूकोसाइट ये है, तो यहां पर जो आएगा वो इंटरल्यूकन 5 आएगा। क्या आएगा? इंटरल्यूकन 5। तो इंटरल्यूकन 4, इंटरल्यूकन 5, इंटरल्यूकन 2, इन सब को रिलीज कौन कर रहा है? इन सब को रिलीज कर रहा है टी सेल। ये बात याद रखना, और इसको कलेक्टिवली हम बोलेंगे लिम्फोकाइंस बोलेंगे। अब जहन में एक बात ये याद आ रही होगी कि यार इंटरल्यूकन 1 की भी समझ आ गई कि उसको मैक्रोफेज रिलीज कर रहा था, इंटरल्यूकन 2 और 4 और 5 की भी है, लेकिन दरमियान में अगर हम देखा जाए तो इंटरल्यूकन 3 मिसिंग है। तो मिसिंग नहीं है, इंटरल्यूकन 3 को भी टी सेल रिलीज करता है, लेकिन उसका काम बोन मैरो के साथ है, इसलिए उसको यहां पे डिस्कस करना लाजमी नहीं है। यहां पे जो चीजें डिस्कस करना लाजमी है वो ये हो गई। तो ये हमारे पास आखिर में टी सेल ने एक और, ये हमारे पास हेल्पर टी सेल होगा। कौन सा होगा? हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल टाइप 2, हेल्पर टी सेल 2, TH2 जिसको बोलेंगे। तो ये इंटरल्यूकन 5 या इसका एक और नाम है बी सेल डिफरेंशिएशन फैक्टर। बी सेल डिफरेंशिएशन फैक्टर ये वाला जो था, जो पहले इंटरल्यूकन 4 की वजह से उसको क्या बोलते थे? बी सेल ग्रोथ फैक्टर। उसकी वजह से ये बी सेल ग्रो कर गया, इसने अपनी कापियां बना ली। अब ये जो कापियां बनी है इसके ऊपर इंटरल्यूकन 5 आया या फिर बी सेल डिफरेंशिएशन फैक्टर आया, जिसकी वजह से अब ये बी सेल किसी खास किस्म के एक्टिव सेल्स में डिफरेंशिएट करेगा, उसमें कन्वर्ट होगा। तो वो जो सेल्स बनेंगे, वो सेल्स मैं यहां से हटा रहा हूं अब, कि इसके बाद क्या होगा? ये जो हमारे पास बहुत सारे बी सेल्स थे, जब इस पर इंटरल्यूकन 5 एक्ट करता है, एक लिम्फोकाइन एक्ट करता है, तो ये बहुत सारे डिफरेंशिएटेड बी सेल्स बनाएंगे। अब उसको बी सेल्स नहीं बोलेंगे, बल्कि अब उनको बोलेंगे हम प्लाज्मा सेल्स। और प्लाज्मा सेल्स की क्या खासियत है कि उसका न्यूक्लियस बड़ा प्रोमिनेंट होता है, व्हील की तरह होता है, और इसके ऊपर गाल्जी अपरेटस जो होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, उसका अपरेटस जो है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। तो दीज आर द एक्टिव फॉर्म ऑफ बी सेल्स। ये क्या है हमारे पास? एक्टिव फॉर्म्स ऑफ बी सेल्स हैं, और इनको क्या बोलेंगे? कि इनको बोलेंगे प्लाज्मा सेल्स। इनको क्या बोलेंगे? प्लाज्मा सेल्स। तो प्लाज्मा सेल्स बेसिकली क्या है? प्लाज्मा सेल्स हमारे पास फंक्शनल बी सेल्स हैं, जिनका काम होता है कि उस एंटीजन के खिलाफ, जो एंटीजन इस बी सेल के पास आया था, उस एंटीजन के खिलाफ जो इसके पास एंटीबॉडी थी, इस एंटीबॉडी को बनाना शुरू कर देगा। उसका फंक्शन है एंटीबॉडी की प्रोडक्शन या एंटीबॉडी की सिक्रीशन।
वो सिक्रीट करेगा ये प्लाज्मा सेल्स। पहले ये बी सेल था, जब इस पर इंटरल्यूकन 4 और इंटरल्यूकन 5 दोनों ने एक्ट किया तो अब ये डिफरेंशिएट कर गया किसमें, प्लाज्मा सेल्स में। तो अब ये बी सेल्स प्लाज्मा सेल्स कहलाएंगे और ये जितने भी सेल्स बनेंगे, मिलियंस ऑफ द सेल्स बनेंगे, इनका काम होगा उसी तरह की एंटीबॉडीज रिलीज करना जिस तरह की उसने अपने सरफेस पे शो की हुई होती है। ये वाली एंटीबॉडी जो है ये कहीं जा नहीं रही, इसने बी सेल अपने सरफेस पे शो की हुई है, लेकिन उसी एंटीबॉडी की कॉपियां जो है ये बहुत सारी बना देगा और इन कॉपियों को ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर देगा, इन एंटीबॉडीज को ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर देगी। या मिलियंस ऑफ एंटीबॉडीज होती है, एक घंटे में 1 मिलियन से ज्यादा एंटीबॉडी बना लेते हैं हमारे बी सेल्स, लेकिन ये एक्टिवेट होने में तकरीबन 4-5 दिन लगते हैं, ये बात याद रखना। तो आखिर में क्या हुआ, इन सारे कामों की वजह से ये जो बी सेल प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो गए थे और प्लाज्मा सेल ने बहुत सारी एंटीबॉडीज बना ली। इन एंटीबॉडीज को ब्लड में शामिल कर दिया जाता है। जब ये ब्लड में शामिल होती है तो ये ब्लड में सर्कुलेट करते 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 कहां पहुंचेगी, ये पहुंचेगी साइट ऑफ इंफेक्शन के पास। किस बात, जहां से इंफेक्शन शुरू हुआ था वो ब्लड के थ्रू ये एंटीबॉडीज वहां पे पहुंचेंगी और वहां पे जो बाकी बैक्टीरिया थे, हमने तो कोई एक बैक्टीरिया फंसाया था ना, वहां पे जो बाकी बैक्टीरिया थे उनके ऊपर इसी तरीके का एंटीजन लगा होगा, तो ये उस एंटीजन को क्या कर लेंगी, डिटेक्ट कर लेंगी। ये एंटीबॉडी उस एंटीजन को जाके डिटेक्ट कर लेगी। तो जब ये डिटेक्ट करेगी तो उसके बाद इस बैक्टीरिया की अब खैर नहीं होती, ये बैक्टीरिया ने अब मरना ही मरना होता है। लेकिन बात याद रखना है कि एंटीबॉडीज खुद उस बैक्टीरिया को नहीं मारती, ये बात याद रखना। एंटीबॉडीज खुद बैक्टीरिया को या किसी भी जरासीम को, किसी भी माइक्रोब को खुद नहीं मारेंगे, किसी और से मरवाएंगी। बड़ा सियासी बंदा है ये एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडीज कैसे बनी, एंटीबॉडीज बनाने के लिए हमारे पास बी सेल के ऊपर एंटीजन आया। उन बहुत सारे बी सेल्स में एक कोई बी सेल था जिसके पास उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी थी, वहां पे एंटीजन जुड़ने की वजह से वो बी सेल सेलेक्ट हुआ। उस बी सेल के पास हेल्पर टी सेल ने एक सिग्नल भेजा इंटरल्यूकन 4 का, जिसकी वजह से हमारे पास बी सेल ग्रो कर गया। ग्रो करने के बाद फिर हेल्पर टी सेल ने एक और सिग्नल भेजा इंटरल्यूकन 5, जिसने उस ग्रोथ जो मतलब ग्रोन हमारे पास बी सेल्स से उनको प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट कर दिया। प्लाज्मा सेल्स आर द एंटीबॉडी सिक्रेटिंग बी सेल्स, जो फंक्शनल बी सेल्स होते हैं। तो प्लाज्मा सेल ने बहुत सारी एंटीबॉडीज बनाई और उस एंटीबॉडीज को ब्लड में शामिल किया और वो ब्लड फिर साइट ऑफ इंफेक्शन पे जाके पहुंच जाता है, साइट ऑफ इंफेक्शन पे जाके पहुंच जाता है। तो यहां तक तो हो गया हमारे पास कि एंटीबॉडीज कैसे बनी। अब इसके बाद हमने ये देखना है कि ये एंटीबॉडीज किसी बैक्टीरिया को किल कैसे करती हैं, किसी बैक्टीरिया को किल कैसे करती हैं। तो हमारे पास कातिल वही पुराने हैं, मैक्रोफेजेस है, कंप्लीमेंट सिस्टम है, न्यूट्रोफिल्स है, इसी तरह की चीजें हैं, लेकिन किलिंग ये उसी तरीके से ही करेगी कि ये हमारे पास पिलफर साइट ऑफ इंफेक्शन पे एक और बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया के ऊपर उस किस्म का एंटीजन था। इसी तरह कई बैक्टीरिया हमारे पास, कई एंटीबॉडीज इस एंटीजन के खिलाफ बनेगी, कई एंटीबॉडीज इस एंटीजन के खिलाफ बनेगी, लेकिन बिलफर्ज हमने इस एंटीजन के खिलाफ बॉडी बना ली, इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना ली। वो एंटीबॉडी आके यहां पे जुड़ जाएगी। इस एंटीजन को इस एंटीबॉडी ने क्या किया, डिटेक्ट किया। अब ये हमारे पास एक बैक्टीरिया था, ये क्या था, हमारे पास एक बैक्टीरिया था। तो इस एंटीबॉडी के जुड़ने के बाद इस एंटीबॉडी का ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये एक्टिवेट हो जाता है। ये क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। और इसके एक्टिवेशन की वजह से जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, इसको हमने पहले भी देख लिए थे कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये एंटीबॉडी स्ट्रक्चर समझने के बाद हम दोबारा से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को पढ़ेंगे, लेकिन वो फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के थ्रू इस बैक्टीरिया के ऊपर हमला करेगा और इसमें सुराख कर करके जालिमाना तरीके से उस बैक्टीरिया को मार देगा। इसके पूरे हर वाल में सुराख करके उसको पानी से भर के उसको बस्ट आउट करेगा। इतना यह खतरनाक काम है। तो इस एंटीबॉडी ने क्या किया, कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। खुद एंटीबॉडी ने इसको नहीं मारा, यहाँ पे सिर्फ एंटीजन को डिटेक्ट किया, उसके बाद कंप्लीमेंट सिस्टम को यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया और कंप्लीमेंट सिस्टम ने उसको मार दिया। ये तो एक तरीका है कि ड्यू टू कंप्लीमेंट सिस्टम उसने मार दिया। दूसरा तरीका क्या है कि यही एंटीबॉडी क्या है कि यही जो एंटीबॉडी है, इसका ये जो एक्टिवेटेड पार्ट होता है, इस एक्टिवेटेड पार्ट के लिए
हमारे मैक्रोफेजेस में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। वो रिसेप्टर हमारे मैक्रो जो फेज है, वो रिसेप्टर इस एक्टिवेटेड एंटीबॉडी के पार्ट को क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। जब इसको रिकॉग्नाइज करेंगे तो उसके रिकॉग्निशन के बाद ये मैक्रोफेजेस है हमारा बहुत बड़ा, ये क्या है, मैक्रोफेजेस है। और इस मैक्रोफेज ने क्या किया, इस मैक्रोफेज ने उस एंटीबॉडी, उस एक्टिवेटेड एंटीबॉडी के साथ काम किया, बांड बनाया, वो हमारे पास रिकॉग्नाइज हो गई। तो इस रिकॉग्निशन के बाद आप देखो ये बैक्टीरिया कहां जाएगा। ये बैक्टीरिया एक साइड से, इस एंटीबॉडी ने क्या किया है, एक साइड से बैक्टीरिया को पकड़ा हुआ और एक साइड से बैक्टीरिया के मारने वाला जो चीज है उसको ला रहा है। तो एक बैक्टीरिया, जो अब ये बैक्टीरिया कहीं नहीं जा सकता और ये माइक्रोफेज ने आकर उस बैक्टीरिया को खा जाना है। इस बैक्टीरिया को क्या करना है, खा जाना है। तो इस तरीके से न्यूट्रोफिल आता है तो वो भी ऐसे तरीके से काम कर सकता है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि यहां पे ये जो सिस्टम है, ये जो काम है कि एक तरफ से बैक्टीरिया को पकड़ो और दूसरी तरफ से किसी मैक्रोफेज या न्यूट्रोफिल को बुलाओ ताकि बैक्टीरिया भाग भी ना सके और जो मैक्रोफेज है वो उसको खा जाए। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑप्सोनाइजेशन। जबकि इस तरह के मॉलिक्यूल्स को बोलेंगे ऑप्सिनीन। इस पे अलग से किसी दिन बात करेंगे, लेकिन इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑप्सोनाइजेशन, जिसमें एक बैक्टीरिया मजबूर हो जाता है मरने के लिए क्योंकि किसी मैक्रोफेज के साथ उसको बांध दिया जाता है, तो वो कहीं भाग नहीं सकता, उसका किस्मत तय हो जाती कि इसने अब इनगल्फ होना है। तो इस तरीके से मैक्रोफेज या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम या न्यूट्रोफिल्स ही हमारे बैक्टीरिया को मारते हैं, लेकिन अब बड़ा स्पेसिफिकली मारते हैं। खास किस्म के हमारे बी सेल ने एंटीजन को सिलेक्ट किया, उसके खिलाफ खास किस्म की एंटीबॉडीज बनाई, वही एंटीबॉडीज उस बाकी बैक्टीरिया के पास जाएंगे, जहां पे उसको वो एंटीजन मिलेगा उधर वो मैक्रोफेज को या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को या न्यूट्रोफिल्स को बुलाएगा और उसको मारना शुरू कर देगा। इसकी वजह से ये इम्यूनिटी हमारे पास बहुत स्पेसिफिक इम्यूनिटी हो जाती है। क्या हो जाती है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी हो जाती है। तो दैट वाज ऑल अबाउट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। यहां के बाद एक छोटा सा जो टॉपिक है वो जहन नशीन कर लो, और वो क्या है हमारे पास, मेमोरी सेल्स। क्या है हमारे पास, मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स जो भी है, मेमोरी सेल्स, ठीक है, एम सेल्स जिसको बोलेंगे। मेमोरी सेल्स जो है वो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के दौरान भी बनते हैं और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के दौरान भी बनते हैं। एंटीबॉडी मीडिएटेड के दौरान जो बनने वाले मेमोरी सेल्स हैं उसको बोलेंगे बी सेल मेमोरी सेल्स, ठीक है, बी सेल मेमोरी सेल्स या बी मेमोरी सेल्स। जबकि सेल मीडिएटेड के दौरान बनेंगे टी सेल मेमोरी सेल्स, ठीक है। तो दो तरह के मेमोरी सेल्स हैं, एक बी सेल मेमोरी सेल्स और एक टी सेल मेमोरी सेल्स। ये दोनों जो है ये करंट टाइम में तो इन्फेक्शन जो है उसमें टेक पार्ट नहीं करते, लेकिन इन दोनों का काम होता है फ्यूचर इम्यूनिटी में। किसमें, फ्यूचर इम्यूनिटी में। फ्यूचर इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि बिलफर्ज पहले मेरी बॉडी में कोई भी उस किस्म का बैक्टीरिया नहीं आया था, पहली बार एक बैक्टीरिया मेरे बॉडी में आया, तो बॉडी में आने के बाद मेरा इम्यून सिस्टम काफी टाइम उसको लगा और उस बैक्टीरिया को उसने खत्म किया, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज वगैरह बना लिए, जो भी किया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी बॉडी ने जब पहली बार वो बैक्टीरिया आया था उसके खत्म करने के बाद मेरी बॉडी ने कुछ सेल्स बी के और कुछ सेल्स टी के एज अ मेमोरी सेल्स छोड़ दिए बॉडी में। वो कई साल तक हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिनका फायदा क्या होता है कि अगर अगली बार इस तरह का एंटीजन मेरी बॉडी में इंटर होगा तो बजाय वो सारा प्रोसेस दोबारा स्टार्ट करने के, ये मेमोरी सेल्स उसको डायरेक्टली क्या कर देंगे, एक्टिवेट, रिकॉग्नाइज कर देंगे और जल्दी से ही वो हाली प्लाज्मा सेल्स बना देंगे। जैसे अगर बी सेल ने उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया, बी सेल मेमोरी सेल ने, तो ये क्या करेगा, ये एकदम से रैपिडली हमारे पास प्लाज्मा सेल्स बनाएगा जो कि आगे उसी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा। इसी तरीके से टी सेल मेमोरी सेल ने रिकॉग्नाइज कर दिया, वो तो रिकॉग्नाइज कर दिया तो वो डायरेक्ट साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बना देगा जो कि उस एंटीजन को खत्म कर देंगे। तो अब देखो कि जब दोबारा उस एंटीजन की एंट्री होती है तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स बड़ा रैपिड होता है, क्विक होता है। क्या होता है,
क्विक होता है, बहुत जल्दी से हमारा इम्यून रिस्पांस एक्टिवेट हो जाता है। तो क्यों होता है? ड्यू टू द मेमोरी सेल्स, कि जब पहला हमारे पास होगा तो उसके बाद मेमोरी सेल्स क्योंकि हमारे बॉडी में नहीं है तो काफी टाइम लगेगा, स्लो प्रोसेस है। लेकिन जब सेकंड टाइम पे आएगा, अगली बारी में हमारा इम्यून रिस्पांस बहुत रैपिड और क्विक होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी सेल्स इन आवर बॉडी which are manufactured by B cell mediated immunity and T cell mediated immunity। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि हमारे पास जो सेकंड रिस्पांस ऑफ इम्यून सिस्टम है वो इतना ज्यादा एक्टिव और रैपिड और क्विक क्यों होता है, तो उसकी रीजन तुम लोगों को पता होनी चाहिए। तो दैट वाज ऑल अबाउट सेल मीडिएटेड एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। होप सो कि काफी सारी बातों का पता चल गया है और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी की बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए हैं। अभी इसमें एक कॉन्सेप्ट हमारा रहता है कि बी सेल में हमने इंपॉर्टेंट बात की थी, एंटीबॉडी बनती है, तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर और उसके थोड़े से फंक्शन हमने डिस्कस करने हैं इंशाल्लाह। और उसके डिस्कशन के बाद हमने एक बार ब्रॉड लेवल पे देखना है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, क्योंकि हमारा मेन जो काम है किलिंग का वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ही करता है, तो उसको तसल्ली से देखेंगे। तुम इंशाल्लाह मिलते हैं एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।